हम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को चैलेंज किया 3 आधार पर। पहला तो ये कि ये गुप्त दान जो है ये लोगों के सूचना के अधिकार के खिलाफ है। लोगों को ये जानने का अधिकार है कि कौन चंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये उसके खिलाफ है। दूसरा, हमने बोला कि ये घूसखोरी बढ़ाएगा देश में, क्योंकि ये गुप्त तरीके से चंदा देने से ये होगा कि बहुत सारी कंपनियां जिनको उन सरकारों से फायदा मिल रहा है, वो उन सरकारों के ऊपर जो पार्टियां काबिज हैं, उन पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देंगी, जिससे कि घूस दे सकें। और उनको पता है कि भाई ये गुप्त है तो और किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस दे दी। तीसरा, हमने ये बोला था कि भाई इससे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में ये डिस्टर्ब हो जाएगा चुनाव में, क्योंकि जो पार्टियां सरकारों पे काबिज हैं, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, उन्हीं को ये चंदा मिलेगा, बाकी पार्टियों को नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के बाद ही सही, लेकिन 6 साल के बाद जब फैसला दिया तो हमारी ये तीनों दलीलें मान ली। उन्होंने ये मान लिया कि ये बॉन्ड जो है गैर संवैधानिक है, क्योंकि सूचना के अधिकार के खिलाफ है। ये भी मान लिया कि ये घूसखोरी बढ़ाएगा। ये भी मान लिया कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। उन्होंने सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड को ही नहीं रद्द किया, लेकिन एक और कानून बनाया गया था जो उसी के साथ साथ लाया गया था कि अब कंपनियां इतना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेट कर सकती हैं, क्योंकि उससे पहले कानून ये कहता था कि कोई कंपनी अपने एवरेज 3 साल के प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा नहीं डोनेट कर सकती पॉलिटिकल पार्टियों को। लेकिन वो कानून हटा दिया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड लाते समय, और ये कह दिया कि कोई भी कंपनी कितना भी पैसा दे सकती है, चाहे उसका प्रॉफिट हो ना हो, कुछ भी हो, जो उन पार्टियों को पैसे देते हैं। तो हमें जानने का हक होना चाहिए कि जो पार्टियां हमारे सामने हैं चुनाव में, उनको किसने पैसे दिए। और हम ये तभी जान पाएंगे कि जब हम अपना वोट कास्ट करेंगे तो वो पार्टी किस कंपनी के लिए काम करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी स्कीम है जो कि एक लीगल जामा पहना रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड आप सबको शायद पता होगा कि 2017-18 में एक कई कानून में बदलाव लाके और फिर एक स्कीम लाकर लाए गए, और उसका मकसद ये था कि एक गुप्त तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया जा सके। और इलेक्टोरल बॉन्ड बेरर बॉन्ड्स थे जो कि स्टेट बैंक की किसी ब्रांच से आप खरीद सकते थे। 1000 से 1 करोड़ तक के डिनोमिनेशन के थे, और ज़्यादातर 95% 1 करोड़ के ही खरीदे गए, और ज़्यादातर कंपनियों ने खरीदे। 16,500 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए फरवरी 2018 से लेकर, या जनवरी 2018 से लेकर जब स्कीम चालू हुई, तब से लेकर फरवरी 2024 तक जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया। यानी 6 साल में करीब 16,500 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। उसमें से आधे बॉन्ड भाजपा को दिए गए और आधे बॉन्ड दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को दिए गए, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों को दिए जा सकते थे। जब ये बॉन्ड लाए गए तो 2 तरह के इसके जस्टिफिकेशन दिए गए। पहला तो जेटली साहब ने दिया था कि हम गुप्त बॉन्ड इसलिए ला रहे हैं कि अगर कोई कंपनी खुले में डोनेट करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी को, और अगर वो ऑपोजिशन को डोनेट करे, तो रूलिंग पार्टी जो है, सत्ताधारी पार्टी, उसको प्रताड़ित कर सकती है उस कंपनी को कि तुमने ऑपोजिशन को क्यों चंदा दिया। इसलिए हम गुप्त बॉन्ड लाए। और मोदी जी ने ये जस्टिफिकेशन दिया बाद में कि हम जो कैश डोनेशंस
होते थे पॉलिटिकल पार्टियों को, वो कैश कम करना चाहते थे, इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड तो आप बैंक से ही खरीद सकते हैं और कोई ऐसा ही जना खरीद सकता है जो चेक से या ड्राफ्ट से वो पैसा दे स्टेट बैंक को और उससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद ले। दूसरी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बार किसी ने खरीद लिया तो वो किसी और को भी दे सकता है और वो जना जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। अब ये दोनों ही जस्टिफिकेशन झूठे निकले, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो भारत सरकार का बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन बॉन्ड के ऊपर एक गुप्त नंबर रखा हुआ था और वो नंबर अल्ट्रावायलेट लाइट में दिखाई देता था, और जब वो बैंक किसी को बॉन्ड बेचता था तो वो बॉन्ड का नंबर रिकॉर्ड किया जाता था, और जब वो बॉन्ड कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने खाते में जमा करती थी फिर से स्टेट बैंक उस बॉन्ड का नंबर वहाँ लिखता था। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो ये बात पता थी कि कौन से नंबर का बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी ने उसको अपने खाते में जमा किया। तो इसलिए जेटली साहब का ये कहना, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता था यानी कि रूलिंग पार्टी को पता था, तो इसलिए ये जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल बोगस था। यानी कि रूलिंग पार्टी को तो ये पता लग रहा था कि किसने चंदा ऑपोजिशन को दिया, किसने उनको दिया, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज को ये बात नहीं पता लग रही, जनता को ये बात नहीं पता लग रही। अच्छा, मोदी जी ने जो जस्टिफिकेशन दिया कि भाई हम कैश को कम करना चाहते थे या कैश खत्म करना चाहते थे, ये भी गलत था। क्योंकि देखिए, कैश दो तरह से पॉलिटिकल पार्टियों को दिया जाता है। एक तो कैश ऐसे ही दे देते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में दिखाती ही नहीं है, वो बस कैश रख लेती है और इलेक्शन में यूज करती है। जैसे आजकल कैश को पकड़ा जाता है इलेक्शन के दौरान, उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टियों को खूब कैश मिलता है जो कि अपने अकाउंट में नहीं दिखाते। लेकिन जो कैश अकाउंट में दिखाते भी हैं उसमें इन्होंने एक ऐसा कानून बना रखा है कि 20,000 से कम के टुकड़े में अगर आपको पैसा मिले तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसने आपको वो पैसा दिया, बाकी बताने की जरूरत है, लेकिन 20,000 से कम का अगर कैश मिले तो बताने की जरूरत नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करने लगी हैं, क्या शुरू से ही करती रही हैं कि उनको अगर 100 करोड़ 1000 करोड़ भी मिलता है कैश में, जो वो दिखाती हैं अपने खाते में कि हमको 1000 करोड़ कैश में मिला, वो ये कह देते हैं कि ये 20-20 हजार से कम के टुकड़ों में मिला है और इसलिए हमको बताने की जरूरत नहीं है कि किसने दिया। तो वो भी जस्टिफिकेशन बोगस था, क्योंकि ये कोई कानून नहीं लाया गया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कैश में डोनेशन ले नहीं सकते थे। कानून आसानी से ला सकते थे अगर इनका मकसद ये था कि इलेक्शंस में कैश ना यूज हो, तो वो आसानी से कानून बनाया जा सकता था। सिर्फ एक अमेंडमेंट करते रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि आगे से कोई पॉलिटिकल पार्टी कैश में पैसा नहीं लेगी, कैश में खर्चा नहीं करेगी और सब कुछ बैंक के ही थ्रू होगा। और अगर किसी को पकड़ लिया गया तो वो पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कानून बना सकते थे, नहीं बनाया।